ओके, तो हमारा न्यू टॉपिक है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, करेक्ट। तो सर अभी आपको यहाँ पे डायग्राम जो दिख रहा है इसमें क्या है सर, तो पहले है करंट, है ना, और वो कैसे है, तो एक सर्कुलर लूप पे है, करेक्ट। और सर्कुलर लूप में बाकी कोई लोड दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है कि सर हमारा जो करंट है ना, हमारा सर जो करंट है इस लूप में वो कैसा है, तो कांस्टेंट होगा, है ना। इसमें करंट कहीं कम नहीं होगा, तो करंट की जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, इसमें कांस्टेंट होगी। देन हम इसमें देखिए आपकी करंट घूम रहा है, करेक्ट। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पे एक रेडियस भी बन रहा है, करेक्ट, एक रेडियस भी बन रहा है। तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट है ना, करंट का लूप कांस्टेंट दिया है तो ऑब्वियसली सर रेडियस भी कांस्टेंट होगा। तो हमारी जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो भी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है सर, करेक्ट। तो यहाँ पे दो चीजें तो हमें पता चल गई सर, कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो है हमारा करंट का लूप, देन है दूसरा सर क्या, तो हमारा रेडियस, है ना, इस लूप का रेडियस जो है कैपिटल आर। अब हमें इसमें करना क्या है, जो बाकी चीजों में करते आए हैं वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पे, बट जो ऊपर जो पॉइंट जो दिया है जेड एक्सिस पे, है ना, यहाँ पे जो जेड एक्सिस पे आपको पॉइंट दिया गया है उसके ऊपर अप्लाई होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है हमें वो फाइंड करना है ना, मतलब कैपिटल बी की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी जैसा हम हर बार करते आए हैं वैसे ही सारे स्टेप से जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम वही लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, ठीक है। अभी इस लॉ ने हमें क्या बताया, अभी इस लॉ ने हमें क्या बताया, तो इसने हमें दी थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बट कैसे सर, वो एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट की थी या कुछ पर्टिकुलर फील्ड का ही मैग्नीट्यूड था जिसको हमने डेरिवेटिव ऑफ बी लिया था, करेक्ट। तो वही चीज हम वापस लेंगे, क्या था सर वो फॉर्मूला हमारा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into IDL अपॉन R स्क्वायर, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने हमें बताया, ठीक है। अभी यही फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, जो डायग्राम में हमें P पॉइंट दिया है इस पे अप्लाई होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट, जो कि हमें हमारी B की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो सर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो कुछ चीजें हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, इजी जाएगा आगे प्रोसेस के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेडियस जो है सर, है ना, जो क्या है, रेडियस जो दिया है कैपिटल आर। अब यहाँ से सेंटर O से पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस दिया है, ठीक है, सेंटर से तो हमें पॉइंट P तक का हमें डिस्टेंस दिया जो है हमारा सर Z, ठीक है, जो है हमारा Z। और इन पॉइंट P को और रेडियस के और एक पॉइंट को अगर मैं इसको मिला दूं तो मेरा यहाँ पे ट्रायंगल बन जाता है, और इस ट्रायंगल का यूज करके मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलता है सर, हमें मिलता है R स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चला सर, R स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, करेक्ट, यहाँ तक हमें मिल गया। अब यहाँ से कैपिटल सॉरी इस R स्क्वायर से हम R की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना सर, तो क्या हो जाएगा, ये रूट इधर दे दो, मतलब रूट पे चला जाएगा सर Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, मुझे R की भी वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब सर कुछ चीजें हैं, अब आगे क्या बोला गया है, ठीक है, देखो इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है हमारा ये किसके लिए है, तो
उस पॉइंट पे अप्लाई होने वाली थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड की, पर मुझे क्या करना है सर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी चाहिए, तो पूरी उस पे अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है, मतलब कैपिटल बी चाहिए, सिर्फ इस कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए, ये डेरिवेटिव नहीं चाहिए हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें चेंज क्या होगा। तो सर यहाँ पे देखिए डी बी ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर का मैं ये रख दूंगा अभी z स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर। चलो हम इक्वेशन में यहाँ तक तो आ गए सर, हमें क्या मिल गया, dB की वैल्यू मिल गई, ठीक है, किसके लिए, जो हमने अभी ये डायग्राम बनाया है इसके लिए, ठीक है। बट सर मुझे क्या चाहिए, तो टोटल मैग्नेट्यूड चाहिए सर, टोटल मैग्नेट्यूड चाहिए, है ना, हमें इतना छोटा सा मैग्नेट्यूड नहीं चाहिए, सिर्फ क्या बोलेंगे, एक छोटे से लेंथ के लिए मैग्नेट्यूड नहीं चाहिए, करेक्ट। तो हमें करना क्या होगा, ठीक है, हमें करना क्या होगा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब हमें जाके इस कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी, मतलब टोटल मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ लाइन्स है जो आप यहाँ पे लिख लो। नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट अ पॉइंट पी, बट नाउ ओके क्या है, देखो यहाँ पे चीज क्या है, क्या बोला है, बट नाउ पॉइंट P इज इन द Z प्लेन, सही बात है। देखो करंट की फील्ड कैसी थी, X और Y प्लेन में है, ठीक है। अब जो पॉइंट जो हमें दिया है वो कहाँ पे दिया है, जो हमें पॉइंट दिया है वो हमें कहाँ पे दिया है, तो हमें सर Z प्लेन पे दिया है, तो Z प्लेन पे है, ठीक है, ये ध्यान में रखना क्या बोला जाता है, बट नाउ पॉइंट P इज इन द Z प्लेन, सो द कंपोनेंट ऑफ अ थीटा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा एंगल, वो कैसा होगा, तो वो होगा सर कॉस कंपोनेंट, वो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो अब एक चीज यहाँ पे जब सर थीटा कॉस कंपोनेंट का बन रहा है, तो मेरा जो कॉस थीटा होगा इस डायग्राम में, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस से लिखते हैं सर। तो कॉस थीटा मेरा क्या बन जाता है, कॉस थीटा यहाँ पे हमारा बन जाता है सर एडजेसेंट साइड, देखिए इसमें एडजेसेंट साइड क्या है, तो मेरा बनता है एडजेसेंट साइड है कैपिटल आर, और हाइपोटेनस, तो इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू अगर देखते हो तो हाइपोटेनस हमारा बनता है स्मॉल आर, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब देखो सर हम कहाँ तक आए, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, अब बहुत इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मतलब सिंप्लीफाई मतलब क्या बोलूंगा कि हमने जो हमें चाहिए ना, हमने टुकड़ों टुकड़ों की फॉर्म में ले लिया है, मतलब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है सर यहाँ पे, ठीक है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, देन मुझे यही फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ द बी, मतलब एक छोटे से पार्टिकल के लिए यहाँ पे क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। बस अब मुझे क्या करना है, तो मुझे उस पॉइंट पे अप्लाई होने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बस, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम अभी देखते हैं इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या चीज होती है, ओके सर। तो लास्टली हमें इक्वेशन हम यहाँ तक लेके आए थे, ठीक है। अब हमें सर इसमें करना क्या है, ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, जस्ट मिनट, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सेट कर लेते हैं। सो सर अब हमें यहाँ तक इक्वेशन मिल गया, हमने ये भी देखा सर हमें अभी करना क्या है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। और कॉस थीटा क्यों निकालना है, क्योंकि हमारा जो पी पॉइंट है वो कैसा है, तो जेड प्लेन पे है ना। आप कंपेयर करके देखो, इससे पहले जो हमने इक्वेशन सीखे थे उसमें क्या था, पॉइंट एक तो वाई प्लेन पे था या फिर एक्स प्लेन पे था, इसलिए हमने क्या लिया था, वहां पे साइन थीटा लिया था। बट इस बार जो हमारा पॉइंट है वो एक्स और वाई से हटके जेड प्लेन पे है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे कॉस थीटा लेना पड़ा, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने इक्वेशन पे। तो सर हमें करना क्या है, तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो मुझे v की वैल्यू मिलेगी, है ना। सो टोटल मैग्नेट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। सो मेरा टोटल मैग्नेट्यूड क्या बनता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब क्या है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो मतलब हम क्या करते हैं ना, ये पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम पहले क्या कर ले, इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लें। ठीक है, तो क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये चीज़ जो बाहर निकल जाएगी, इसमें इसके साथ करंट की, जो मैंने पहले ही बोला था करंट कांस्टेंट है, करंट भी बाहर निकल जाएगा। क्या बचता है अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन z स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमने लास्ट जो आपने स्ट्रेट वायर वाला जो इक्वेशन देखा होगा, उस यहाँ पे हमने साइन थीटा लिया था और थीटा का एंगल जो था वो हमारा 90 डिग्री बन रहा था, है ना, 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा था। बट इस बार वैसा नहीं है, हमें कॉस थीटा लेना पड़ेगा ना, पहले ही बोला जेड प्लेन में है तो कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आई थी, क्या आई थी सर, यहाँ पे देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने लिया था ना एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या था सर, हमारा एडजेसेंट साइड आया था कैपिटल आर और हाइपोटेनस था स्मॉल आर। सो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई। ओके, म्यू नॉट अपॉन आई इंटू 4 पाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ सर dl अपॉन z स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर है भैया, आर स्क्वेयर। एक मिनट जरा हम कुछ गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे आर जो है ना हमारा पहले से, ये जो आर है ना ये कैपिटल आर है, सॉरी यहाँ पे रेडियस लेना है हमें, ध्यान देना भैया, रेडियस है यहाँ पे, कैपिटल आर है, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू है एडजेसेंट साइड था हमारा कैपिटल आर अपॉन नीचे आता है हाइपोटेनस जो कि हमारा था स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और आगे सोल्व करना है, तो बस कुछ ज्यादा नहीं है। देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप सो आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे इक्वेशन हमारा बन जाता है सर कुछ इस तरीके से, इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, dl अपॉन कैपिटल आर ऊपर ही रहेगा और नीचे था z स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर इन स्मॉल आर की वैल्यू हमने इसके पहले भी लिखी थी, स्मॉल आर की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ z स्क्वेयर प्लस, यहाँ तक हमारा इक्वेशन आया है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा होगा। ये इक्वेशन कैसे लाया, बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आर कैपिटल आर को कॉन्स्टेंट रखा है और स्मॉल आर की वैल्यू हमने इससे पहले भी इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही लिखी थी, तो स्मॉल आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब वही चीज होगा जो हमने पहले भी किया था। इससे पहले वाले इक्वेशन अगर थोड़े देखोगे आप तो आपको ध्यान याद आ जाएगा कि सर हमने इसमें किया क्या था इसके पहले के इक्वेशन में। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो वापस आते हैं हमारे इक्वेशन पे। तो हमारा इक्वेशन ये लास्ट तो ऐसा आया था, मैंने इसको मिटा के यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें क्या करना है सर, वापस से हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। देखो सिंपल सी चीज है सर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ वो दिखाता हूँ मैं। और एक चीज यहाँ पे आर जो कैपिटल आर है, रेडियस है ना हमारा, जो रेडियस है, रेडियस लास्ट तक क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। जैसे आई कांस्टेंट टर्म था उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला था, वैसे ये आर को भी क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर। सर यहाँ पे आई आर आ गया, ओम्स लॉ तो नहीं लगेगा, नहीं ओम्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन z स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर पे आया अंडर रूट। देखो अंडर रूट का क्या किया मैंने, z स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का था ना जो अंडर रूट, उसको मैंने बाहर हाफ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हाफ इसका 1, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो इसकी जो पावर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एडिशन। और एडिशन मतलब 1 प्लस 1/2 का एडिशन क्या होता है सर, 3/2। ठीक है, तो वापस सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हम वापस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप का, देखो म्यू नॉट इंटू आई आर अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन के अंदर वाला टर्म dl अपॉन z स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हो गए साइन के, इन दोनों का पावर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो बन गया z
3/2 लंबा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए सर। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा z की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये भी टर्म जो अगर देखा जाए z² प्लस r² टू द पावर 3/2, ये भी अगर देखा जाए तो क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म ही है ना, हमारी ये भी टर्म कैसी हो जाती है, कांस्टेंट टर्म ही हो जाती है। सिर्फ जो पार्ट डीएल है, डीएल वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है हम लेंथ किसकी ले रहे हैं, जो करंट लूप वाला वायर है ना, वायर में लेंथ हम कैसे भी ले सकते हैं, चेंज हो सकती है ना। तो हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ क्या होगा सर, इस डीएल का इंटीग्रेशन है ना। तो मैं इसको वापस से ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, सो एज वी डिस्कस, इसके पहले के स्टेप में सर हमने क्या किया था, मैं जो बोला कुछ कांस्टेंट टर्म है जो वापस से हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखो टोटल बी इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट जो पहले से ही बाहर था अपॉन 4π, पहले से ही बाहर था सर, IR पहले से ही बाहर था। अब क्या बाहर लेके आए सर आप, अब देखो बाहर हम क्या लेके आते हैं, जो हमारा वैल्यू था ना z² प्लस r² टू द पावर 3/2, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है। पहले क्यों नहीं लेके आए सर, पहले सॉल्व भी होने का था ना, पहले सॉल्व होने का था, इसलिए हम पहले बाहर नहीं लेके आए, पूरा सॉल्व हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इसको कांस्टेंट लेके आया, इंटीग्रेशन क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का क्या है, बहुत ईजी है। देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है, डीएल मतलब हमारी वायर की लेंथ, ठीक है। अब डीएल क्यों लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ लेंथ आ सकते हैं इसमें, ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर सकता हूँ मैं वायर के, तो इन्फिनिटी मतलब पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे टोटल वायर का लेंथ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस डीएल को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। बट सर ये जो टोटल वायर का लेंथ है ना, ये जो टोटल वायर का लेंथ है वो कैसा है, तो एक राउंड शेप है ना। टोटल वायर का लेंथ कैसा है, एक राउंड शेप है, और ये राउंड शेप होने की वजह से क्या बनता है, ये डीएल एक सर्कमफरेंस भी तो बन रहा है ना। इस सर्कल का क्या बन रहा है, सर्कमफरेंस बन रहा है, ठीक है। सर्कमफरेंस जब बन रहा है सर, तो ये डीएल का वैल्यू क्या हो जाता है, सर्कमफरेंस ही है ना ये डीएल देखा जाए तो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है ना, यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस क्या है, 2π इंटू इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, ठीक है। 2π कैपिटल R, मतलब डीएल की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है मुझे, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IR अपॉन z² प्लस r² टू द पावर 3/2, देन डीएल की वैल्यू क्या आई हमारी, 2πr, 2πr, सो ये 2π एंड 4π से कैंसिल, और r इसका r² बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है टोटल आंसर इज म्यू नॉट अपॉन 2π IR² अपॉन z² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये टोटल आंसर आ गया सर मेरा, ये जो आंसर मिला ना, ये क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहा कि सर, कहा कि तो ये जो हमारा डायग्राम में ऊपर P पॉइंट जो दिया है, इस P पॉइंट पे अप्लाई होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पे फाइंड की, जो हमारी वैल्यू आई B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π। देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 2π क्या है, ये कॉन्स्टेंट टर्म आता है ना, इसका वैल्यू अगर देखो न्यूमेरिकल के टाइम में, तो म्यू नॉट अपॉन 2π है ना, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ होता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट टर्म है I, जो हमारी करंट लूप में होगी, R जो कि हमारा रेडियस है, इस करंट लूप जो भी है करंट लूप यहाँ पे, तो उसका रेडियस, ठीक है। z², z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू है सर, ये जो करंट लूप है ना, इसका सेंटर जो होगा, इस सेंटर से ये P का पॉइंट है, जो डिस्टेंस है P के पॉइंट तक का, O से लेके P के पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो है हमारा z, और R वही वापस से रेडियस ऑफ द करंट लूप और सर्कल बोल लो, ठीक है। ये टोटल वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा इस P पॉइंट पे अप्लाई होने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक